नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय नावान नागौर। आज हम राणा सांगा का शासनकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा का चरमोत्कर्ष, राणा सांगा और बाबर के मध्य संबंध इत्यादि बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। कल के प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार राणा सांगा है वो 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पे आसीन होते हैं और तत्पश्चात अपने विरोधियों को परास्त कर विद्रोहियों को काबू में कर मेवाड़ राज्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और उस समय दिल्ली पे लोधी वंश के शासकों का अधिकार होता है, लोधी वंश के सुल्तानों का, और उनके मध्य और राणा सांगा के मध्य संबंध किस प्रकार के थे, इस बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोधी है वो गद्दी नशीन होता है। इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी के भाई जलाल खां के मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष चलता है। उसी दौरान दिल्ली सल्तनत में हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर राणा सांगा है पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों को अधिकृत कर लेता है। तत्पश्चात इब्राहिम लोधी अपनी एक सेना है वो मेवाड़ पे चढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पे 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय होती है और राणा सांगा की विजय होती है। इस संघर्ष में राणा सांगा का एक बाजू कट जाता है, एक पैर कट जाता है और वो लंगड़े हो जाते हैं। कर्नल टोड, डॉक्टर ओझा, अमर काव्य वंशावली आदि ग्रंथों में राणा सांगा की विजय का उल्लेख है। साथ ही बाबरनामा मिरात अहमदी ने भी इब्राहिम लोधी की पराजय और राणा सांगा की विजय के बारे में लिखा है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और बनर्जी है वो विजय के प्रति संदेह व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर बी.एन. राय तो यहाँ तक कहते हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध भी नहीं हुआ था। इन कथनों में कोई सत्यता नहीं। खातौली नामक स्थान पे युद्ध हुआ था, वहाँ पे युद्ध संबंधित स्मारक आज भी बने हुए हैं और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। खातौली के युद्ध में विजय अभियान के पश्चात राणा सांगा ने अपना विजय अभियान जारी रखा और करौली में टोडा भीम नामक स्थान पे अपना पड़ाव डाला। अहमद यादगार ने लिखा है कि इब्राहिम लोधी ने अपनी खातौली वाली राज्य का बदला लेने के लिए मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और धौलपुर उस सेना के मध्य और राणा सांगा की सेना के मध्य धौलपुर में बाड़ी नामक स्थान पे 1519 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी राणा सांगा की निर्णायक विजय हुई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 2 बार पराजित किया, 1518 में खातौली के युद्ध में और 1519 में बाड़ी के युद्ध में। इससे राणा सांगा का प्रभाव है वो संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विस्तृत हो गया और अन्य राजपूत सरदार और गुजरात मालवा के सुल्तान भी राणा सांगा का प्रभाव मानने लग गए। राणा सांगा का चरमोत्कर्ष का समय
1519 से 1526 ईस्वी तक का समय है वो राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। हमने पढ़ा भाई 1518 और 1519 में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित करके बंदी बना के चित्तौड़ ले आया। इस प्रकार उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। 1526 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी है वो बाबर के हाथों पराजित हो गया था। तब तक के समय में राणा सांगा का प्रभाव है 1519 से 1526 ईस्वी तक निरंतर बढ़ता रहा। कर्नल टोड ने लिखा है कि 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार उनकी सेवा में निरंतर उपस्थित रहते थे। सांगा ने अपने पड़ोसी राजपूत शासकों, मालवा और गुजरात के मुस्लिम सुल्तानों, दिल्ली के सल्तनत के इब्राहिम लोदी आदि को पराजित करके अपने आप को राजपूत शासकों में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। अनेक हिंदू शासक और सामान्य जनता राणा सांगा को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझने लगी। राजपूत शासकों और सरदारों को तो ये विश्वास हो गया कि राणा सांगा उत्तर भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना अवश्य कर लेगा। तो इस प्रकार 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक निरंतर राणा सांगा की शक्ति है वो बढ़ती गई, शक्ति का चरमोत्कर्ष होता रहा। अब हम देखते हैं राणा सांगा और बाबर। हमने अब तक के प्रकरणों में अध्ययन किया। राणा सांगा है 1509 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक निरंतर अपनी शक्ति है वो बढ़ाता रहा। उसी दरमियान बाबर है वो मध्य एशिया में एक छोटे से राज्य फरगना का स्वामी था और अनेक युद्धों के पश्चात वो निरंतर 1508 ईस्वी से लेके और 1526 ईस्वी तक भारत पे आक्रमण करता रहा। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पे अधिकार स्थापित कर लिया। इस संघर्ष में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली आगरा पे बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। इस प्रकार से राणा सांगा और बाबर एक दूसरे के इन दोनों के राज्य की सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करने लग गई। इधर राणा सांगा है, उनके नेतृत्व में राजपूत भी शक्तिशाली थे और उधर नवोदित शक्ति मुगल जिनका नेता बाबर था वो भी शक्तिशाली थे। इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। संघर्ष के कारण बाबर और राणा सांगा की संघर्ष के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि जब वह काबुल था तब राणा सांगा के एक दूत ने उपस्थित होकर उसके प्रति निष्ठा व्यक्त की थी और ये कहा था कि सम्मानित बादशाह दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो वह उधर दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और उधर मैं आगरा की तरफ से आक्रमण कर लूँगा। लेकिन राणा सांगा ने बाबरनामा में बाबर ने स्वयं लिखा है कि राणा सांगा ने जब आक्रमण किया बाबर ने इब्राहिम लोदी पे तो राणा सांगा ने सहायता नहीं की। इस कथन को आधार बना के विलियम रसब्रुक सहित कुछ अन्य इतिहासकार राणा सांगा पे विश्वासघात का आरोप लगाते हैं, जबकि ये मूल तथ्यों से प्रतीत होता है, क्योंकि बाबर के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य किसी भी मुस्लिम लेखक या फारसी लेखक इत्यादि ने इस बारे में कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया है। समकालीन इतिहासकार इसका उल्लेख नहीं करते हैं। अतः राणा सांगा द्वारा दूध भेजने की बात है वो मान्य सिद्ध नहीं होती,
क्योंकि बाबर को सहायता की आवश्यकता थी भारत में, न कि राणा सांगा को। राणा सांगा पहले से ही यहाँ स्थापित थे और बाबर दूसरे देश से इस देश में आया था यहाँ आक्रमण करने। अतः सहायता की आवश्यकता है वो बाबर को हो सकती है, राणा सांगा को नहीं। संघर्ष का दूसरा कारण है महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पहले राणा सांगा का विचार था कि बाबर हमेशा की तरह अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों या अपने पूर्वज तैमूर के की भांति दिल्ली सल्तनत को लूट खसोट कर वापस चला जाएगा और राणा सांगा है वो दिल्ली सल्तनत पे बाबर के पश्चात अधिकार कर सकते हैं। दूसरा कारण ये रहा। अतः यदि बाबर जब वापस नहीं गया तो राणा सांगा ने बाबर को चुनौती देने का निश्चय किया। तीसरा कारण, पानीपत के युद्ध के पश्चात राणा सांगा की गतिविधि ने बाबर को राणा सांगा से संघर्ष करने के लिए विवश कर दिया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय की सूचना मिलते ही राणा सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन भागों पर अपना अधिकार कर लिया जो पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। राणा सांगा ने धौलपुर, बयाना, करौली इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो आगरा और दिल्ली के बहुत ही समीप पड़ते थे। इसलिए भी संघर्ष होना आवश्यक हो गया। संघर्ष का एक अन्य कारण राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी के भाइयों को या वंशजों को सहायता देना भी था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी है, वो पानीपत के युद्ध में पराजित होने के पश्चात राणा सांगा की शरण में आया। इसके अलावा हसन का मेवाती एक मुस्लिम सरदार थे, वो भी राणा सांगा की शरण में आए और राणा सांगा की तरफ से उन्होंने युद्ध भी किया। तो बाबर इस वजह से भी राणा सांगा से नाराज थे कि उन्होंने बाबर के विरोधियों को शरण दी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने दोनों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा भी माना है। बाबर है वो मुस्लिम संस्कृति और विचारधारा के पोषक थे, तो दूसरी ओर राणा सांगा है वो हिंदू धर्म और संस्कृति के पोषक थे। अतः दोनों संस्कृतियों में आपस में टकराव होना आवश्यक था। तो इस प्रकार से राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के ये प्रमुख कारण थे। अब अगले प्रकरण में हम खानवा का युद्ध के कारण, युद्ध का परिणाम इत्यादि के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, शांतिपूर्वक सुनने के लिए।